हमसे नफरत कुछ यूं निभाई गई, शंटिंग नेक में हमें धकेल कर, हमें लूप लाइन के अंधेरों में छोड़कर, पॉइंट्स को रिवर्स मोड़कर किसी और के लिए बर्थिंग सेज सजाई गई। ये सच में हाँ, आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी बेहद अनोखी और मार्मिक कविता पर चर्चा करने वाले हैं। इसका शीर्षक है द शंटेड हार्ट ऑफ द लूप लाइन। हाँ, और ये कविता मतलब पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल, मतलब जब भी हम दिल टूटने या धोखे की कविताओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वही चांद तारे या फिर हाँ, फूल, पतझड़ या बारिश की बूंदें। मतलब सदियों से हम इंसानी भावनाओं को प्रकृति से ही तो जोड़ते आए हैं। असल में यही इस कविता की सबसे बड़ी खासियत है। इसने रोमानियत की जगह विशुद्ध तकनीकी और जो औद्योगिक यथार्थ है उसे चुना है। सही कहा। इस चर्चा का जो मुख्य स्रोत है, ये 5 पंक्तियां, ये पूरी की पूरी साहित्यिक परंपरा को एकदम से पलट कर रख देती हैं। देखिए, फूलों के मुरझाने में कोई आवाज नहीं होती, एक खामोशी होती है जिसे इंसान धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है। हाँ, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। लेकिन जब भारी धातु के 2 डिब्बे एक दूसरे से अलग होते हैं तो जो भयानक घर्षण और लोहे के रगड़ने की जो कर्कश आवाज पैदा होती है, उफ, वो आवाज ही डरावनी होती है। हाँ, तो वो दिल टूटने का कहीं अधिक सटीक और क्रूर वर्णन है। मैं मानती हूँ कि ये कविता स्थापित करती है कि रेलवे की एकदम ठंडी और जंग खाई मशीनरी भी इंसानी भावनाओं के सबसे नाजुक पहलुओं को दर्शा सकती है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना अद्भुत बनाती है। मतलब आमतौर पर लोग अपने टूटे हुए दिल का दर्द बताने के लिए बहती हुई नदी का उदाहरण देते हैं या फिर सूखे पत्तों का। हाँ, लेकिन यहाँ किसी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए पूरा का पूरा रेलवे जंक्शन ही खड़ा कर दिया। ये रचनात्मकता सच में हैरान करने वाली है। एकदम, ये बहुत ही अलग नजरिया है। आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे पटरियों और भारी भरकम मशीनों के रूपक एक टूटे हुए दिल की दर्दनाक दास्तां को इतनी बेबाकी से कह सकते हैं। तो हम चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। कविता की शुरुआत जिस पंक्ति से होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका देती है। पंक्ति है, हमसे नफरत कुछ यूं निभाई गई। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है निभाना शब्द का इस्तेमाल। ये सच में बहुत गहरा है। हाँ, क्योंकि निभाना तो हमेशा सकारात्मक चीजों के लिए होता है। आमतौर पर समाज में निभाना शब्द हमेशा प्यार, वफादारी या वादों के संदर्भ में देखा जाता है। जैसे कोई अपना रिश्ता निभाता है, कोई दोस्ती निभाता है। सही कहा। लेकिन नफरत निभाना एक बहुत ही अलग तरह की ऊर्जा की मांग करता है। नफरत कोई क्षणिक गुस्सा नहीं है जो पल भर में आया और फिर शांत हो गया। मतलब वो कोई आवेग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नफरत निभाने का अर्थ है कि किसी ने उस नकारात्मक भावना को एक प्रोजेक्ट की तरह लिया है। ये एक निरंतर चलने वाली सचेत प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये कोई प्राकृतिक हादसा नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी ने डायरी में लिखकर तय किया हो कि आज से इस रिश्ते को धीरे धीरे खत्म करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। हाँ। जब कोई गुस्सा होता है तो वो एक आवेग है, लेकिन निभाना एक कमिटमेंट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसने भी ये धोखा दिया उसने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया। उसने इस अलगाव को एक जिम्मेदारी की तरह पूरा किया। एकदम सही। ये शब्द ही बता देता है कि जो चोट पहुंचाई गई वो गलती से नहीं लगी थी। और यही इस पूरी कविता की नींव है। ये विरोधाभास की जो ऊर्जा रिश्ते को बचाने में लगनी चाहिए थी, वही ऊर्जा उसे पूरी तरह से नष्ट करने में लगा दी गई। ये बहुत ही डरावना सच है ना? ये इंसान की उस ठंडी और गणनात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ अपने फायदे के लिए फैसले लिए जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति शायद इस मुगालते में रहता है कि रिश्ता अभी भी चल रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति बहुत ही ठंडे दिमाग से बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर चुका होता है। ये एक कटु सत्य है कि सबसे गहरे घाव अक्सर वो होते हैं जो पूरी प्लानिंग के साथ दिए जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तयशुदा प्रक्रिया को रेलवे की मशीनरी के रूपक में आगे पिरोया गया है। वो प्रक्रिया कितनी भौतिक और क्रूर हो सकती है, ये हमें अगली पंक्ति में देखने को मिलता है। हाँ, दूसरी पंक्ति जो शंटिंग के बारे में है। जी। शंटिंग नेक में हमें धकेल कर। अब रेलवे की कार्यप्रणाली को थोड़ा समझना यहाँ जरूरी है ताकि हम इसकी गहराई को समझ सकें। बिल्कुल, तकनीकी पक्ष समझना अहम है। एक रेलवे स्टेशन या विशाल यार्ड में शंटिंग नेक वो साइड का हिस्सा होता है जहां इंजनों या उन भारी डिब्बों को धकेलकर छोड़ दिया जाता है जिनकी मुख्य ट्रैक पर कोई आवश्यकता नहीं होती। एक तरह से उन्हें किनारे कर दिया जाता है। हाँ, ये एक डेड एंड है।
वहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ जंग खाती पटरियां और जंगली घास होती है। यहाँ इस शब्द धकेल कर की यांत्रिक ऊर्जा पर गौर करना बहुत जरूरी है। शंटिंग कोई बहुत कोमल प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत शोर होता है इसमें। हाँ, एक विशाल इंजन आता है और एक झटके के साथ डिब्बे को पीछे की तरफ धकेलता है। पहियों के नीचे से चिंगारियां निकलती हैं, लोहे के टकराने की कान फोड़ देने वाली आवाज होती है। उफ, ये सोचकर ये अजीब लगता है। जब किसी इंसान को रिश्ते से शंट किया जाता है तो वह भी एक ऐसा ही हिंसक और अचानक लगने वाला झटका होता है। ये सिर्फ अलग होना नहीं है। तो ये क्या है? ये एक झटके में किसी को बेकार, अनुपयोगी या ऑब्सोलेट करार दे देना है। एकदम सही कहा आपने। कल तक जो डिब्बा एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन का हिस्सा था, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहा था, आज उसे अचानक एक सुनसान किनारे पर खड़ा कर दिया गया है। और उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी गति अचानक शून्य क्यों हो गई। बिल्कुल, इंसानी रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। दो लोग एक ही दिशा में, एक ही रफ्तार से भविष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के एक इंसान दूसरे को उस मुख्य जीवन रेखा से हटाकर किनारे कर देता है। हाँ, ये शंटिंग नेक उस भावनात्मक डेड एंड का प्रतीक है जहां इंसान खुद को अवांछित महसूस करता है। मुख्य ट्रैक पर जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चलती रहती है, लेकिन शंटिंग नेक में सिर्फ सन्नाटा और जंग होता है। ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं है। नहीं, ये पहचान का छिन जाना है। जो इंसान कल तक किसी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था, आज वो उसी जिंदगी के यार्ड में कबाड़ की तरह छोड़ दिया गया है। ये अकेलापन सिर्फ दूरियों का नहीं है, बल्कि ये उस अचानक हुए पतन का है जिसे समझने का मौका तक नहीं मिलता। बिल्कुल, एक झटके में सब खत्म। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये अकेलापन यही खत्म नहीं होता। अगली पंक्ति उस ठहराव को एक नया और खौफनाक आयाम देती है। लूप लाइन वाली पंक्ति। जी, पंक्ति है, हमें लूप लाइन के अंधेरों में छोड़कर। अब लूप लाइन के कॉन्सेप्ट को समझना इस कविता की गहराई में जाने के लिए बेहद जरूरी है। ये बहुत ही सटीक रूपक है। लूप लाइन रेलवे ट्रैक का वो हिस्सा होता है जो मुख्य लाइन से कटकर स्टेशन के पास एक घुमाव बनाता है और फिर या तो आगे जाके वापस मुख्य लाइन में मिल जाता है या वहीं खत्म हो जाता है। और लूप लाइन का इस्तेमाल रेलवे आखिर करता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है प्राथमिकता, यानी प्रायोरिटी। हाँ, जब कोई बहुत महत्वपूर्ण वीआईपी ट्रेन या सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन मुख्य लाइन से गुजरने वाली होती है और रेलवे को रास्ता साफ चाहिए होता है, तो वो धीमी गति वाली मालगाड़ियों या पैसेंजर ट्रेनों को लूप लाइन में रोक देता है। ये ठहराव और इंतजार का चरम है। जब कोई ट्रेन लूप लाइन में खड़ी होती है तो उसका इंजन बंद कर दिया जाता है। उसे तब तक वहां से हिलने की इजाजत नहीं होती जब तक कि मुख्य लाइन का सिग्नल लाल से हरा ना हो जाए। और इस बीच क्या होता है? वही तो सबसे दर्दनाक है। उस रुकी हुई ट्रेन के ठीक बगल से दूसरी शानदार ट्रेनें पूरी रफ्तार से सायरन बजाती हुई, धूल उड़ाती हुई गुजर जाती हैं। बिल्कुल। इस पंक्ति में अंधेरों शब्द का इस्तेमाल उस लूप लाइन की स्थिति को और भी डरावना बना देता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस रूपक की मनोवैज्ञानिक सटीकता रोंगटे खड़े करने वाली है। कैसे? थोड़ा और समझाइए। ये लूप लाइन का अंधेरा कोई रात का अंधेरा नहीं है। ये उस इंसान की वो मानसिक स्थिति है जो किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद एक ही जगह पर जम गया है, जहां समय तो गुजर रहा है लेकिन इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बिल्कुल। ये ठहराव की वो पीड़ा है जहां वो अपनी उसी लूप लाइन में फंसा रहता है, उन्हीं यादों के स्टेशन पर, उसी सदमे के अंधेरे में। ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला इंतजार है, क्योंकि लूप लाइन में खड़ी ट्रेन को हमेशा ये आस रहती है कि शायद थोड़ी देर में उसका सिग्नल भी हरा होगा। एक झूठी उम्मीद। हाँ, इंसान भी उस टूटे हुए रिश्ते में यही सोचता है कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगे, शायद वो वापस उस मुख्य जिंदगी के ट्रैक पर लौट सकेगा। लेकिन असलियत क्या होती है? असलियत ये होती है कि पुराना साथी जिसने उसे छोड़ा था, वो एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह अपनी नई जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ जाता है। यही लूप लाइन का सबसे बड़ा मानसिक संताप है। ये सिर्फ अकेले खड़ा रहना नहीं है, ये अपनी आंखों के सामने किसी और को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखना है। वो एक्सप्रेस ट्रेन जो पास से गुजरती है, वो पुराने साथी की नई जिंदगी का प्रतीक है। लूप लाइन में फंसा व्यक्ति उस रफ्तार को महसूस कर सकता है। उस एक्सप्रेस ट्रेन की रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, लेकिन वो खुद एक इंच भी नहीं हिल सकता। वो बस वहीं खड़ा रहता है। नजरअंदाज कर दिया गया, भुला दिया गया और अंधेरे में छोड़ दिया गया। ये उस बेचैनी का सबसे सटीक रूपक है जब कोई इंसान ये देखता है कि जिसके बिना वो एक कदम नहीं चल पा रहा, वो किसी और के साथ मीलों का सफर तय कर रहा है। ये सुनकर ही एक अजीब सी सिहरन होती है।
लेकिन इस कविता का सबसे बड़ा प्रहार, सबसे क्रूर हिस्सा अंतिम 2 पंक्तियों में छिपा है। जहां पॉइंट्स बदलने की बात आती है। जी, ये पंक्तियां भावनाओं को एक चरम बिंदु पर ले जाकर पटक देती हैं। पॉइंट्स को रिवर्स मोड़कर किसी और के लिए बर्थिंग सेज सजाई गई। ये हिस्सा बहुत ही तकनीकी और मार्मिक है। अब पॉइंट्स रेलवे की भाषा में उस भारी मशीनरी को कहते हैं जो पटरियों के जंक्शन पर लगी होती है। ये पटरियों का वह स्विच है जो ये तय करता है कि ट्रेन सीधे जाएगी या मुड़ जाएगी। इस भारी भरकम मशीनरी के काम करने के तरीके को समझना इस धोखे को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पटरियों की दिशा बदलना कोई ऐसा काम नहीं है जो हवा के झोंके से अपने आप हो जाए। इसके लिए तो बहुत ताकत लगती है। हाँ, पुराने समय में इसके लिए लोहे के बहुत भारी लीवर पूरे शारीरिक जोर के साथ खींचने पड़ते थे और आज भी इसके लिए एक सचेत कमांड देनी पड़ती है। यानी ये कोई एक्सीडेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। पॉइंट्स को रिवर्स मोड़ना इस बात का अंतिम और सबसे पुख्ता सबूत है कि जो कुछ भी हुआ वो किसी भी तरह से कोई दुर्घटना नहीं थी। ये सक्रिय भागीदारी का प्रतीक है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जहां 2 लोग धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो गए हों या समय के साथ प्यार कम हो गया हो। नहीं, यहाँ जानबूझकर सब किया गया है। यहाँ किसी ने पूरी ताकत लगाकर उस भारी लीवर को खींचा है। उसने खुद अपने हाथों से उस रिश्ते का ट्रैक बदल दिया। उसने उस दिशा को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया ताकि वो किसी एक इंसान को शंटिंग नेक के सन्नाटे में धकेल सके। और उस क्रूरता का असली कारण अगले कुछ शब्दों में सामने आता है। वो लीवर क्यों खींचा गया, वो पॉइंट्स क्यों बदले गए? ताकि किसी और को लाया जा सके। बिल्कुल, इसलिए नहीं कि ट्रेन में कोई खराबी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुख्य लाइन पर किसी नए व्यक्ति को लाना था। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बर्थिंग सेज, वो इस पूरी यांत्रिक कविता में एक भयानक और चुभने वाला कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। बर्थिंग एक पूरी तरह से तकनीकी शब्द है। रेलवे या जहाजरानी के क्षेत्र में बर्थिंग का मतलब होता है वो सुरक्षित, निर्दिष्ट और आरामदायक जगह जहां किसी ट्रेन या जहाज को लाकर खड़ा किया जाता है। एक महफूज ठिकाना। हाँ, लेकिन कवि ने इस औद्योगिक शब्द के ठीक बगल में एक बहुत ही पारंपरिक, कोमल और रोमानी हिंदी शब्द रख दिया है, सेज। सेज का मतलब फूलों का बिस्तर। एक आरामदायक शैया या प्यार भरी जगह। जंग खाए लोहे के बीच अचानक फूलों की सेज का आ जाना दिमाग को झकझोर देता है। ये कॉन्ट्रास्ट उस ठंडेपन को दर्शाता है जिसके साथ पुराने प्यार को किनारे किया गया, और उस गर्माहट को भी जो किसी नए इंसान के लिए उसी वक्त उसी स्टेशन पर तैयार की जा रही थी। एक ही समय पर 2 अलग-अलग काम। हाँ, ये कोई साधारण धोखा नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक ही समय पर एक ही दिल के स्टेशन पर एक रिश्ते को अंधेरे में धकेला जा रहा है और उसी पल किसी नए रिश्ते के लिए पलकें बिछाई जा रही हैं। ये योजनाबद्ध विश्वासघात की चरम सीमा है। किसी एक को कबाड़ में तब्दील कर देना ताकि किसी और के लिए खूबसूरत, सुरक्षित सेज सजाई जा सके। ये एक साथ की गई हत्या और जन्म की तरह है। सच में ये विचार बहुत गहरा है और यही बात इस कविता को इतना आधुनिक और प्रासंगिक बनाती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? यही कि ये सब कितना जटिल है। जब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो ये एहसास होता है कि मानवीय भावनाओं की गहराई को मापने के लिए सिर्फ प्रकृति ही एकमात्र पैमाना नहीं है। बिल्कुल, लोहे और स्टील में भी भावनाएं हो सकती हैं। इस छोटी सी 5 पंक्तियों की कविता ने कठोर, जंग लगी और मशीनी रेलवे व्यवस्था को एक टूटे हुए दिल की सबसे गहरी चीख के साथ इतनी सहजता से जोड़ दिया है कि ये सुनने वालों के लिए एक जबरदस्त आहा मोमेंट बन जाता है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये कविता हमें ये दिखाती है कि कैसे इंसान का दिमाग अपने दर्द को समझाने के लिए अपने आसपास की दुनिया का, यहाँ तक कि निर्जीव और भारी मशीनरी का भी कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है। शंटिंग नेक का वो भयानक अकेलापन, लूप लाइन का वो घुटन भरा ठहराव और पॉइंट्स बदलने की वो सचेत, क्रूर और मैनुअल प्रक्रिया, ये सब मिलकर धोखे की एक ऐसी तस्वीर उकेरते हैं जो पारंपरिक प्रेम कविताओं से कहीं ज्यादा चुभने वाली है। क्योंकि ये आज की वास्तविकता के ज्यादा करीब है। हाँ, इसमें एक औद्योगिक युग की उदासी है जो आज के समय के जटिल और अक्सर ठंडे हो जाते रिश्तों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे हमने प्यार और धोखे की भाषा को सिर्फ चांद तारों तक सीमित कर रखा था, जबकि हमारे आसपास मौजूद ये लोहे के ढांचे उस दर्द को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। भारी पटरियों की वो उदासी और पहियों की वो कर्कश आवाज सीधे रूह में उतर जाती है। एकदम सही। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। वो क्या?
अगर रेलवे ट्रैक जैसी ठंडी, भारी भरकम और मशीनी संरचनाएं इंसानी दिल टूटने की प्रक्रिया को, उस अलगाव को और उस ठहराव को इतनी सटीकता और गहराई से दर्शा सकती हैं, हाँ, तो क्या ये संभव है कि हमारी बनाई गई ये कठोर व्यवस्थाएं भी कहीं न कहीं हमारे अपने ही उलझे हुए मानवीय रिश्तों का भौतिक रूप हैं? ओह, ये तो बहुत ही बड़ा विचार है। जब इंसान इन विशाल मशीनों, इन पटरियों और इन जटिल सिग्नलों का निर्माण करता है, तो क्या वो अनजाने में अपने ही दिमाग की जटिलताओं, अपने ही रिश्तों के उलझाव और अपनी ही भावनाओं की क्रूरता को इन मशीनों के ढांचे में ढाल देता है? मतलब हम जो हैं वही हम बनाते हैं। शायद इसीलिए एक जंग खाती पटरी और एक टूटा हुआ दिल एक ही भाषा बोलते हुए महसूस होते हैं, क्योंकि अंततः उन पटरियों को दिशा देने वाले और दिल को तोड़ने वाले दोनों ही इंसान हैं। ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण है। ये इस कविता की तकनीकी शब्दावली को सिर्फ एक रूपक से उठाकर एक बहुत बड़े दार्शनिक स्तर पर ले जाता है, जहां मशीनें सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं रह जाती, बल्कि मानवीय क्रूरता, पीड़ा और रिश्तों की जटिलता का एक जीवित स्मारक बन जाती हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। मुझे भी इस चर्चा में बहुत आनंद आया। आशा है इस विस्तृत चर्चा से इन पंक्तियों के पीछे छिपी उस यांत्रिक और भावनात्मक गहराई को एक नए नजरिए से देखने का अवसर मिला होगा। यह स्पष्ट हो जाता है कि इंसान की भावनाएं और इसकी बनाई मशीनें दोनों ही एक दूसरे का अक्स हो सकती हैं।